दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ रोटेशन मोशन। फटाफट रिवाइज करते हैं। आप लोगों को याद होगा लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट, इधर मास, इधर वेलोसिटी, इधर एक्सेलरेशन, और कुछ रिलेशन होते थे फोर्स, यहां मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इसका रोटेशनल में कन्वर्जन हो गया था। क्या क्या हुआ था बताओ। मास की जगह इनर्शिया, थीटा, ओमेगा, अल्फा, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन इसकी जगह क्या मिला, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा और एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, है ना। और वैसे टॉर्क के और फॉर्मूले भी थे, आर क्रॉस एफ, याद आ गया, आर एफ साइन थीटा, और यहां पे आर क्रॉस पी, सही है ना। ऐसे ही हमारे पास यहां पे एक जे होता था। क्या होता था वो, लीनियर इंपल्स, है ना। और ये क्या करता था, मोमेंटम को चेंज करता था। याद आया, इफेक्ट ऑफ इंपल्स वाज चेंज इन मोमेंटम। इसका अब क्या बन जाएगा, एंगुलर इंपल्स। देखो लीनियर से रोटेशनल में कन्वर्ट किया तो क्या किया, लीनियर वालों को आर से क्रॉस करवा दिया था। तो सिमिलरली इसके लिए भी क्या होगा, आर क्रॉस जे, यस और नो, इज इक्वल टू L2 माइनस L1। कोई भी दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। यहां तक बेसिकली ये सारा चैप्टर हो जाता है। जैसे लॉज होते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसे ही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो मोमेंटम चेंज नहीं होता। जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है ना। तो बोलो इस वाले केस में क्या होता था, P इनिशियल टोटल इज इक्वल टू P फाइनल, और यहां पे क्या होगा बोलो, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, सही है। इसके जो होते थे हमारे पास क्या होता था, M1 V1, अगर एक ही बॉडी इज इक्वल टू M2 V2। ऐसे ही इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आया था, M1 X1 इज इक्वल टू X2, है ना। ये मास पहला और लेफ्ट का मूवमेंट, और ये सेकंड मास और राइट साइड का मूवमेंट, और लेफ्ट इक्वल टू राइट करते थे हम, याद आया कुछ कुछ। ऐसे ही नेट फोर्स भी जीरो है तो लेफ्ट लगने वाली फोर्स इज इक्वल टू राइट लगने वाली फोर्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना इस वाली इक्वेशन का, क्या आएगा, M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2, सही है ना। बिल्कुल बड़ा सिंपल है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब इसका इसमें कन्वर्जन करते हैं, बोलो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, है ना। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और यहां पे क्या आया था बोलो, I1 थीटा 1 इज इक्वल टू I2 थीटा 2, सही है ना। अच्छा यहां पे क्या आएगा बोलो, I1 अल्फा 1 इज इक्वल टू I2 अल्फा 2। बोला था कि भैया नेट टॉर्क जीरो है तो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, है ना। एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज, यहाँ लेफ्ट राइट, यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी समस्या है, मोर और लेस इस चैप्टर का देखा जाए तो रिवीजन हो गया आपका, है ना। मेथड्स क्या थे, ये देखो, आर क्रॉस एफ, आर की तरफ उंगलियां करते थे, एफ की तरफ घुमा देते थे, याद आ गया। ऐसे ही मोमेंटम में आर की तरफ उंगलियां करते थे, पी की तरफ घुमा देते, यानी कि लाइन ऑफ मोशन की तरफ घुमा देते थे उंगलियों को, है ना। और जो थंब की डायरेक्शन थी वो क्या देती थी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, यस और नो। ऐसे ही आर क्रॉस जे करते थे हम, है ना। आर किया और जो लीनियर इंपल्स है उसकी तरफ उंगलियों को घुमा देंगे, थंब की डायरेक्शन क्या देगी आपको, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन दे देगी, यस और नो। ठीक है भाई, बिल्कुल यही बातें हो गई हैं आपकी, सही है। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक कह लो या थोड़ा सा अलग टॉपिक कह लो, कई सारी चीजों का मिक्स बोल दो इसको, वो होता था ये, है ना। क्या होता था इसमें, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालते थे, जिसमें रिलेशन सारे याद हो गए हैं आप लोगों को। रिलेशंस में कोई दिक्कत नहीं, आई होप नहीं है ना, ठीक है, ओके। अब ये जनरल बॉडी है, ये सेंटर से इसके, अच्छा हाँ, तीन कंडीशन रह गई ना, वो प्योर रोलिंग वाली तीन कंडीशन होती थी, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू, और ए इज इक्वल टू, ये सीएम वाले हैं ना, सीएम सीएम, याद आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक जनरल बॉडी है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे ऐसे एक फोर्स लगाई जा रही है, पूछा हुआ है कि एसीएम कितना है, अल्फा कितना है, और फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ठीक है भाई। क्योंकि जब ये बॉडी आगे चल रही है तो ये घूम भी रही है, बोला गया है यहाँ पे कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं होगी, फ्रिक्शन इतना ज्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमारे पास कई सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। देखो
ये जो फोर्स है ये क्या क्या कर रही है, फोर्स जो है इस बॉडी को आगे भी लेके जा रही है, लीनियर मोशन भी कर रही है, और इस फोर्स का कुछ ना कुछ टॉर्क भी है, यानी कि ये जो फोर्स है ये बॉडी को घुमाने का काम भी कर रही है। तो दोनों तरह के काम है, यस और नो। और बॉडी का क्या करवाना है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। और मैं कह रहा हूं कि प्योर रोलिंग होने वाली है, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, फिसलने का कोई काम ही नहीं है। तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर रोलिंग, है ना। और प्योर रोलिंग का मतलब क्या है, प्योर रोलिंग मतलब रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है ना भाई। VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा, ACM इक्वल टू आर अल्फा। बोलो ये लीनियर वाला इज इक्वल टू रोटेशनल वाला, लीनियर रोटेशनल, लीनियर रोटेशनल। अगर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, VCM अलग हो जाए, आर ओमेगा अलग हो जाए, तो बॉडी क्या करती है, स्लिपिंग करती है ना। जैसे गाड़ी एकदम से शुरू करते हैं तो क्या होता है, टायर स्लिप करते हैं, क्यों, क्योंकि लीनियर मोशन कम है और रोटेशनल मोशन ज्यादा है। ब्रेक मारते तो गाड़ी स्किड करती है, क्यों भाई, क्योंकि लीनियर मोशन ज्यादा है और रोटेशनल मोशन कम है। जब वो दोनों बराबर होंगे तभी तो क्या होगी, प्योर रोलिंग होगी, यस और नो। अब बताओ ये बॉडी पे फोर्स F क्या कर रही है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। अगर वो सिंक्रोनाइज होंगे तो प्योर रोलिंग होगी, अगर नहीं होगा तो फ्रिक्शन लगने लगेगा, और फ्रिक्शन क्या करेगा, बॉडी को घुमाने में हेल्प करेगा, यस और नो। ठीक है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर भी हो सकती है। पुराना तरीका, बहुत दूर चले जाओ, क्या दिखाई देगा आपको कि एक बॉडी है m मास की, उस पर आगे की तरफ फोर्स F लग रहा है, पीछे की तरफ हमने फ्रिक्शन मान लिया, तो F माइनस FS इज इक्वल टू MACM हो गया भाई। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दूसरा क्या था, नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। बोलिए इस बॉडी पे घुमाने वाला कौन है, x क्रॉस f, r क्रॉस f है ना, इस बॉडी के बाद, इस पॉइंट के बाद घूम रही है, तो x क्रॉस f, r क्रॉस f हो गया। बोलो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, यहां बोलिए यह एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से ये डिस्टेंस देख लो, r क्रॉस f, ये क्या कर रहा है, ये भी इसी सेंस में घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो बोलो दोनों के टॉर्क क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, याद आया। तो बोलो इसका टॉर्क क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई दिस, और इसका क्या होगा, दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स, सही है ना भाई। तो F इंटू एक्स प्लस F इंटू आर इज इक्वल टू I अल्फा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत, प्योर रोलिंग हो रही है तो A इज इक्वल टू R अल्फा। कोई दिक्कत, 3 इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, बेसिकली यही होता है ना। यहां से हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू सॉल्व करके आती है, फ्रिक्शन की वैल्यू सॉल्व करके क्या आई थी, F इंटू आई माइनस एम आर एक्स, F इंटू आई माइनस एम आर एक्स डिवाइड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। फिर से बोलिए F इंटू आई माइनस एम आर एक्स डिवाइड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल इसमें हमने क्या किया है, देखो अगर x का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, सोच के देखो, अगर x का वैल्यू बहुत ज्यादा है, देखो ये x बिल्कुल मैक्सिमम r के बराबर हो गया, फोर्स इस पॉइंट पे लगाई जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, जो फोर्स है ना उसका रोटेशनल एफर्ट ज्यादा होने के चांसेस हैं और ट्रांसलेशनल एफर्ट कम हो जाएगा, सही है। तो बोलो एम आर इंटू एक्स हो गया ना, x की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, तो ये ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आई माइनस एम आर एक्स, नेगेटिव, और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव फ्रिक्शन मतलब जो हमने अज्यूम किया था उससे उल्टी डायरेक्शन, यानी कि फ्रिक्शन आगे लगेगा। ओके, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, बॉडी आगे जा रही है, आगे की तरफ ही एक्सेलरेशन है, तो फ्रिक्शन आगे भी लग सकता है और पीछे भी लग सकता है। अगर ये जो फोर्स F है ये सेंटर के बिल्कुल नजदीक लग रही है, तो एम आर एक्स बहुत ही छोटा होगा, आई माइनस एम आर एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और फ्रिक्शन पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि जो हमने डायरेक्शन मानी थी वही सही है। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। ओके, फिर हमने क्या किया, डिस्क मान लिया, डिस्क के लिए x आपको दे दिया r/4, यानी कि r/4 डिस्टेंस पे फोर्स लग रही थी, और आपसे पूछा है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ, तो यहां पे हमने सिंपली x का वैल्यू रख दिया। ओके, हो गया आंसर, बिल्कुल सिंपल है, कोई समस्या ही नहीं है। इसी तरीके से होलो स्फीयर के लिए रख दिया हमने, ऐसे ऐसे करके सारी चीजों के लिए वैल्यूज रख के देखें, ठीक है भाई। अगर एम आर एक्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ये जो वैल्यू आई थी आई माइनस एम आर एक्स, ये वाली वैल्यू, अगर ये क्या हो जाती है पॉजिटिव, तो फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, और अगर ये नेगेटिव हो जाती है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, यानी कि हमारे अजम्पशन से ऑपोजिट लगेगा। कोई दिक्कत है भाई, सही है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा था, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट बॉडी परफॉर्म्स प्योर रोलिंग इवन विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, फिर भी प्योर रोलिंग हो रही है, मतलब जो फोर्स F ने एफर्ट लगाया, फोर्स F ने जो एफर्ट लगाया वो क्या था, किस लिए था, क्या था वो लीनियर और रोटेशनल दोनों बराबर एफर्ट थे उसके, है ना, बिल्कुल उसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, हाँ ठीक है। तो बोलो फ्रिक्शन एब्सेंट है इसमें और प्योर रोलिंग हो रही है, यानी कि
फ्रिक्शन की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे इसी, क्योंकि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही थी ना, और फ्रिक्शन 0 कर दो, 0 कर दिया फ्रिक्शन, मतलब I माइनस एम आर एक्स इक्वल टू 0। बॉडी कौन सी दे रखी है, सॉलिड स्फीयर, 2/5 mr स्क्वायर आई आ जाएगा, एम आर एक्स, यहां से एक्स की वैल्यू सॉल्व करते हैं, 2/5 आर आ जाती है। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अरे ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वही चीज आपको दे रखी है जो पीछे क्वेश्चन में दे रखी थी, बस यहाँ पे आपको चीजों की वैल्यू दे दी। ठीक है भाई, आपको बॉडी दे दी कौन सी, सॉलिड स्फीयर, बोल दिया फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग होगी, स्लिपिंग नहीं होगी, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। सही है, मतलब हमारी वही पुरानी कंडीशन याद आ गई, एफ एस की वैल्यू पता चल गई, एसीएम इक्वल टू आर अल्फा पता चल गया, इक्वेशंस लिखनी अपने को आती हैं। ठीक है, तो बोलो यहाँ पे आपको बोल दिया कि इसकी जो फोर्स लग रही है वो 25 न्यूटन है, रेडियस ऑफ दिस बॉडी इज 2 मीटर, मास ऑफ दिस बॉडी इज 5 किलोग्राम, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, जो फोर्स एफ है वो कितने डिस्टेंस पे लग रही है, 1 मीटर पे, तो एक्स का वैल्यू पता चल गया, एक्स पता चल गया, मास पता चल गया, रेडियस पता चल गया, आई पता चल गया। क्या करेंगे, वहां से एफ एस निकाल लेंगे। एफ एस का फॉर्मूला तो डायरेक्टली याद है अपने को, कैपिटल एफ इंटू आई माइनस एम आर एक्स डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, हो गया ना। तो वहां से एफ एस का वैल्यू आ जाएगा। अब इक्वेशन लिखी थी, आगे वाली फोर्स माइनस पीछे वाली फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे इस क्वेश्चन में एफ एस आगे भी मान सकते हो आप, जहां चाहो मान सकते हो। ठीक है, पीछे मान लोगे तो एफ माइनस एफ एस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ एस पता है, एफ पता है, मास पता है, एसीएम आ जाएगा, एसीएम पता है तो आर अल्फा भी पता है, वहां से अल्फा आ जाएगा। कोई दिक्कत, सही है ना, बस वैल्यूज दे रखी है, क्वेश्चन सेम टू सेम वही है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके, सिंपल है भाई। अब ये क्वेश्चन देख लो, हाँ उसमें भाई अल्फा की वैल्यू पुट करी, अल्फा एसीएम की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत, सिंपल है भाई, एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा वगैरह वगैरह। अब नया टॉपिक, ठीक है, देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। अब की बार आपको क्या दे दिया, पुलीज दे दिए। क्या कर दिया भाई, पुली दे दी। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कोई बॉडी घूम रही है ना, और यहां पे ऐसे ऐसे रस्सी लिपटी हुई है और ऐसे एफ फोर्स से उस रस्सी को खींचा जा रहा है, तो बोलो जितना एक्सेलरेशन इस पॉइंट का होगा उतना ही एक्सेलरेशन इस पॉइंट का होगा, और उतना ही एक्सेलरेशन इस पॉइंट का होगा जो यहां पे है, इस बॉडी पे है, बॉडी के बिल्कुल नजदीक, लेकिन धागे की स्पीड उतनी होगी जितनी यहां है, यस और नो। और जो ये जस्ट पॉइंट, ये पेरिफेरी वाला जो पॉइंट है, सर्कमफ्रेंस वाला पॉइंट ऑन द डिस्क, इसकी स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट Q, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, ये पढ़ रखा है आप लोगों ने। ठीक है, प्योर रोलिंग वाले केस में, या मैं कहूं कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में, एक बॉडी आगे जा रही थी VCM से और अल्फा से या ओमेगा से घूम रही थी, तो बोलो क्या क्या किया था हमने, दोनों मोशंस को अलग अलग कर लिया था, लीनियर मोशन अलग था, रोटेशनल मोशन अलग था। तो इस बॉडी के हमने ऐसे स्टडी कर लिया था कि एवरी पॉइंट इज मूविंग फॉरवर्ड विद VCM, और ऐसे ही दिस प्लस एवरी पॉइंट इज मूविंग विद ओमेगा। सही है ना, फिर दोनों को हमने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या आई थी, VCM प्लस, बोलो R रेडियस है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये टेंजेंशियल R ओमेगा, तो VCM प्लस R ओमेगा हो गया था। बोलो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी थी, R ओमेगा पीछे की तरफ, बोलो ऐसे ऐसे घूम रहा था ना, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग थी, ये पॉइंट कहां जा रहा था, पीछे की तरफ, कितनी स्पीड से, R ओमेगा स्पीड से, याद आ गया। तो बोलो ये R ओमेगा से पीछे जा रहा है, ये VCM से आगे, और ये R ओमेगा से पीछे, नेट वेलोसिटी VCM माइनस R ओमेगा, और अगर VCM इक्वल टू R ओमेगा है तो ये बॉडी क्या करती थी, प्योर रोलिंग। याद आ गया, सही है भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसी बात को हम आगे चल के इसी क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बहुत दूर डिस्टेंस पे चले जाना है, जहां से आपको बॉडी क्या दिखाई देगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। फिर आप क्या करेंगे, सिंपली फोर्सेस बैलेंस कर देंगे, है ना, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सबको पता है। फिर आओ सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ और फिर क्या लिख दो, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना। फिर एसीएम इक्वल टू आर अल्फा वाला कंडीशन होता है आमतौर पर, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यस और नो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ये एक स्पूल है, स्पूल में क्या होता है, आपके पास दो डिस्क आपस में चिपकी होती हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। जैसे बेलन होता है ना, बेलन में एक तो रोटी बेलने वाला सिलेंडर होता है और एक पकड़ने वाला सिलेंडर होता है, यस और नो। तो दोनों की रेडियस अलग अलग होती है ना, तो ये वही वाला केस है। ये जो
स्पूल है, या फिर मैं कहूँ ये जो डबल सिलेंडर है, इसमें बाहर वाली रेडियस तो है कैपिटल आर और अंदर वाली रेडियस है स्मॉल आर। अब क्या किया गया है, जो ये अंदर वाला सिलेंडर है इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके एक रस्सी लपेट दी गई है और ये रस्सी इधर से जाती है पुल्ली के ऊपर से होते हुए इस एम मास से जुड़ी हुई। सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है, फ्रिक्शन यहां पे इतना है कि स्लिपिंग नहीं होगी, फ्रिक्शन सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग। ठीक है, यहां पे फ्रिक्शन जीरो है, म्यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां से रस्सी जो है ना ये इस पुल्ली से फिसल रही है, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड एसीएम, अल्फा एंड फ्रिक्शन। ऑब्वियस सी बात है, देखो यहां पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगेगा ना भाई, आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं फ्रिक्शन को अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसे इस क्वेश्चन में आगे की तरफ मान लिया गया है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, अब मैं कहता हूं कि ये मास है, यहां पे लेट से टेंशन कितनी है टी, यहां पे भी टेंशन कितनी होगी टी, यहां पे भी टेंशन टी, यहां पे भी टेंशन टी, है ना। तो बोलो यहां पे आगे की तरफ टेंशन टी लग रहा है, यहां पे ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो बॉडी है ये नीचे जा रही है a1 एक्सेलरेशन से, सही है भाई। तो बोलो इस बॉडी का एक्सेलरेशन a1 है, तो इस पॉइंट का, यहां इसका, इसका, इस पॉइंट का, यानी कि रस्सी के इस पॉइंट का है, तो इस स्पूल के, इस डबल सिलेंडर के इस पॉइंट का कितना होगा, a1 ही होगा। यस और नो। ठीक है, अब ये बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है और आगे भी चल रही है, प्योर रोलिंग हो रही है, गिवन है क्वेश्चन में। यस और नो। अब हमको अपने कंडीशंस लिखनी है, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं जैसे इस वाले केस में आगे की तरफ फ्रिक्शन मान लिया गया है, एफएस आगे की तरफ लग रहा है, फर्क पड़ेगा क्या, अगर हमने गलत अज्यूम किया तो पीछे की तरफ लगने लग जाएगा। यस और नो, मतलब नेगेटिव आ जाएगा और फिर वो पीछे की तरफ होगा। बहुत दूर चले जाओ, बहुत दूर चले गए, क्या दिखाई देगा आपको, एक कैपिटल एम मास का ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर रखा हुआ है, एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है ना, ये वाला मास नीचे जा रहा है और ये वाला मास आगे जा रहा है। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अच्छा क्या क्या दिखाई देगा आपको इस मास के लिए, बताइए इस मास के लिए, mg के लिए, बोलो नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन, एक्सेलरेशन कहां है नीचे, तो नेट फोर्स भी नीचे होगी, तो नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे, mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू कौन सा एक्सेलरेशन, a1, क्योंकि इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, a1। सही है भाई। अच्छा अब इस बॉडी के लिए बात कर लेते हैं, बोलिए आगे की डायरेक्शन में एक टेंशन लग रहा है और आगे की डायरेक्शन में ही एक फ्रिक्शन लग रहा है, तो बोलिए उस बॉडी के लिए क्या लिखेंगे, T प्लस Fs इज इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखना चाहिए। कौन सा एक्सेलरेशन, सोच के देखो, मैं बहुत दूर चला गया ना, मुझे क्या दिखाई दे रहा है वहां पे, सिर्फ सेंटर ऑफ मास, और एक्सेलरेशन भी किसका दिखाई देगा, सेंटर ऑफ मास का। चाहे फोर्स यहां लग रही हो, चाहे फोर्स यहां लग रही हो, चाहे कहीं सेंटर पे लग रही हो, कहीं भी लग रही हो। ओके, तो बोलो कौन सा, ACM दिखाई देगा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब वापस आओ, वापस आ जाओ, यहां बैठ जाओ, सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं। अब मुझे क्या दिखाई देगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा मुझे दिखाई देना चाहिए। इसका अल्फा आई जो है वो लेट से आई गिवन है, ठीक है, और जो अल्फा है वो अल्फा के बराबर है। टॉर्क कैसे लिखें मुझे ये बताइए, इस पॉइंट पे लग रहा है ना, बोलो यहां पे लग रहा है, बोलो दिस इज स्मॉल आर, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस टी, कैसे घुमा रहा है ये, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। बोलो क्लॉकवाइज घुमाने वाला आर क्रॉस टी, एंगल 90 डिग्री है, ऑलमोस्ट है, ठीक है भाई। अच्छा और फ्रिक्शन लग रहा है, बोलो फ्रिक्शन आगे लग रहा है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ एस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या करूंगा मैं माइनस इसको, तो माइनस कैपिटल आर इंटू एफ एस इज इक्वल टू आई एल। सही है भाई। अच्छा एसीएम, A1 और अल्फा, इनमें क्या क्या रिलेशन है, प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग बोले तो ACM इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू अल्फा ना, सही है। अच्छा अब सिर्फ ये जो छोटे वाला सिलेंडर है इसको स्टडी करते हैं, इसका घूमने का एक्सेलरेशन अल्फा,
यस और नो? इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना गिवन है आपको? a1। इसका कितना है? acm। सही है। इसका टोटल कितना है भाई? a1। मैं कहता हूं इस मोशन को दो हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। acm acm acm, बोलो भाई। यहां पे भी, यहां पे क्या आएगा बोलो? कौन सा आर? ये कौन सा आर है यहां पे? स्मॉल आर। सही है। तो इस पॉइंट का आगे की तरफ आर अल्फा, इसका नीचे की तरफ आर अल्फा, इसका पीछे की तरफ आर अल्फा। यस और नो? अब बताओ इस पॉइंट का जो नेट एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ वो क्या होगा? acm प्लस आर अल्फा। और वो कितना है? a1। a1 इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं, a1 इज इक्वल टू acm प्लस स्मॉल आर अल्फा। ये याद रखना है। बहुत सारी इक्वेशन बन गई है, जो चाहिए होगा आपको निकाल सकते हैं। सही है। चलो इक्वेशंस देखते हैं। अरे ये देख लो, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma1। बोलो भाई, सेम है। अच्छा, दूसरा क्या था? t प्लस एफ एस इज इक्वल टू macm। t इंटू आर माइनस एफ एस इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। टी आर माइनस आर एफ एस। acm इज इक्वल टू आर अल्फा और a1 इज इक्वल टू acm प्लस, यहां पे स्मॉल आर आएगा तो इसको आप स्मॉल आर कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे भाई, बड़ा सिंपल है, हो जाएगा ना पक्का? ठीक, ओके। अब अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आपको क्या करना है इसमें? यहां पे आपको मास दे रखा है m, इनर्शिया दे रखा है i। ये कितना डिस्टेंस है? ये जो रस्सी है ना, ये अब की बार किसी और डिस्टेंस पे नहीं है, ये मेरे को जहां तक लगता है ये रस्सी बिल्कुल सेंटर पे कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन है आपका। अब बताओ, जितना एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ होगा उतना इस रस्सी का होगा, उतना इसका होगा, उतना ही इस पॉइंट का होगा। ये पॉइंट कौन है? सेंटर। और सेंटर कहां है? सेंटर ऑफ मास। तो a1 इज इक्वल टू acm यहां पे डायरेक्टली हो जाएगा। a1 ही acm है, कोई दिक्कत? ठीक है। प्योर रोलिंग हो रही है तो acm इज इक्वल टू आर अल्फा, कोई दिक्कत? इस बॉडी के लिए क्या लिखेंगे? mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। सिंपली एक ही एक्सेलरेशन है तो a ही बोल देते हैं उसको। सही है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, और इस बॉडी के लिए क्या लिखेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बताओ ध्यान से, क्या ये जो टेंशन वाली फोर्स है, क्या ये कोई टॉर्क लगा रही है? नहीं, ये तो बिल्कुल सेंटर पे है और इसका आर जीरो है तो टॉर्क भी क्या है? जीरो। तो इसका टॉर्क जीरो हो गया, बचा कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप कहां मानेंगे? कहीं भी मान लो आप, इसको पीछे मान लो, एफ एस यहां लग रहा है। बोलो आर क्रॉस एफ, ऐसे ही घूमेगी वैसे भी आगे जाएगी, तो आर क्रॉस एफ। तो बोलो एफ एस इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। खत्म हो गया। और क्या है? कुछ भी नहीं है। एम जी माइनस टी हो गया, हाँ, और एक ये हो गया टी माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए सी एल। हो जाएगा टी माइनस, सॉरी, टी माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए सी एल। अगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे लेता तो टी प्लस एफ एस हो जाता और यहाँ पे माइनस एफ एस आर इज इक्वल टू आई अल्फा हो जाता। नहीं आई बात समझ? तो इस तरह के क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो गए हो आप। इसको 2 बार पढ़ना, इक्वेशन लिखना, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है आपके लिए, मिटा दो इसको। फाइंड एसीएम एंड अल्फा। क्या हो रहा है? अब की बार एक धागा लपेट के और यहां छत के बांध दिया और इसको रिलीज कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है ये धागा ऐसे खुलता हुआ चला जाएगा और ये पुली, पुली कह लो, डिस्क कह लो, कोई भी जनरल बॉडी है, ये घूमते हुए नीचे आ जाएगी। आपको बताना है इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा और उसका
अल्फा कितना होगा। सही है, क्वेश्चन तो क्लियर है कि भाई क्या हो रहा है। अब मैं कहता हूं कि सबसे पहले सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ या बहुत दूर चले जाओ, क्या दिखाई देगा। बहुत दूर चला गया मैं, क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक एम मास दिखाई दे रहा है, नीचे जा रहा है एसीएम एक्सेलरेशन से, है ना, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास दिखाई देगा। बोलो नीचे जा रहा है कितनी स्पीड से, हाँ एक्सेलरेशन, स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन एसीएम से। सही है, नीचे लग रहा है एमजी, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन टी। सही है, तो पहली इक्वेशन तो यही हो गई आपकी कि mg माइनस टी इज इक्वल टू एमएसीएम। कोई दिक्कत है भाई, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अब मैं कहता हूं ये बॉडी रोटेट कर रही है, मतलब रोटेशनल एफर्ट है इसके ऊपर, कोई ना कोई तो है ही, वो लिखते हैं एक बार, लिखें। बोलो क्या mg ने कोई टॉर्क लगाया है क्या, नहीं। ये बॉडी किस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट माना है हमने, सेंटर ऑफ मास में बैठ गया था, और सेंटर ऑफ मास में बैठा हूं, उसी के अबाउट ये बॉडी को घूमते हुए देख रहा हूं। mg जो लग रहा है वो सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है, तो उसका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। सही है ना, बिल्कुल जैसे आप दरवाजे के बिल्कुल हिंज पे फोर्स लगाओगे तो दरवाजा नहीं घूमता ना, ऐसे ही mg कहां लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे, तो mg का कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, तो इसका टॉर्क है नहीं। बोलो ये कितना है, r, रेडियस r है ना। अब बताओ r क्रॉस f, r क्रॉस f, r क्रॉस f ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, और ऐसे ही घूम के नीचे आ भी रहा है, तो बोलो टॉर्क लगाने वाला कौन, टेंशन। तो बोलो आर टी, है ना, टी, आर क्रॉस टी इज इक्वल टू आई अल्फा। हो गया भाई। अच्छा, अब स्पीड्स के बारे में बात कर लेते हैं, स्पीड्स और एक्सेलरेशंस के बारे में। मुझे बताओ ये पॉइंट कहां है, सीलिंग से जुड़ा हुआ है, छत से जुड़ गया ना, तो बोलो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो। अरे जो छत से जुड़ा हुआ वो तो नीचे नहीं आ रहा ना, छत तो फिक्स है, तो बोलो ये पॉइंट भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, और ये जो पॉइंट जस्ट ऑन द पुली, पुली कह लो या बॉडी, ये भी क्या रहेगा, रेस्ट पे। तो इस पॉइंट की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। एक्चुअल वेलोसिटी इज जीरो, है ना, या फिर मैं कहूं एक्चुअल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। और ये बॉडी क्या कर रही है, घूम भी रही है और चल भी रही है, तो मैं इसके दोनों मोशंस को अलग अलग कर लेता हूं। मैंने बोला कि ये बॉडी एसीएम से हर एक पॉइंट इसका नीचे जा रहा है, यस और नो, और ये रोटेट भी कर रहा है अल्फा से, तो बोलो ये पॉइंट की नीचे जाने की स्पीड और इस पॉइंट की, यस और नो, तो बोलो इस पॉइंट की नेट कितनी हो जाएगी, एसीएम माइनस आर अल्फा। इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन तो जीरो था, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एसीएम माइनस आर अल्फा, तो एसीएम माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन इज जीरो। क्या नहीं निकाल पाएंगे आप, यहां सब कुछ निकाल लेंगे। सही है, एसीएम आर अल्फा में रिलेशन पता चल गया। यहां पे आप अल्फा की जगह एसीएम बाय आर लिख दो, यहां पे एसीएम की जगह आर अल्फा लिख दो, पूरी इक्वेशन में सिर्फ अल्फा अल्फा बचेगा, सॉल्व कर लेंगे, अल्फा आ गया, थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे एसीएम आ जाएगा, और क्या निकालना, बस ये निकालना। नहीं आई बात समझ में, ठीक है भाई, ओके। अब थोड़ा सा और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सर, इसी टाइप के क्वेश्चन है। आप लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, क्या करते हैं उसमें, बोलो भाई क्या करते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, पूरा चैप्टर ही क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पे ही है, सर नो। उसके बाद फ्रिक्शन आ गया था, म्यू इंटू एन करते हैं वहां पे, ठीक है। मुझे बताइए आपके पास एक बॉडी है, ऐसे वेज के ऊपर रखी हुई है, थीटा एंगल का वेज है, एम मास की बॉडी है, इधर क्या लगता था, mg sin थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या लगता था, mg cos थीटा, और बिल्कुल वर्टिकली नीचे mg, है ना। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखी थी, नीचे वाली फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि भी बॉडी इधर ही तो आ रही है, इधर की फोर्स कितनी है, mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू a, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन ऐसे आ जाता था g sin अल्फा या g sin थीटा, ठीक है। अब मान लीजिए कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो बोलिए इधर वाली फोर्स क्या होती थी, mg cos थीटा, इधर वाला नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा। बोलो नॉर्मल रिएक्शन पता है, तो इस डायरेक्शन में बॉडी फिसल के नीचे जाना चाहती है, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन, एन कितना है, mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा हो गया था, कोई दिक्कत, ठीक है। अब फ्रिक्शन पता है, नीचे वाली फोर्स पता है, ऊपर वाली फोर्स पता है, वो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन,
यही किया था, सुन कोई भी दिक्कत है? सही है। अच्छा, बेसिक क्लियर है आपका। अब बात करते हैं इसकी। बॉडी रोटेट कर रही है, जनरल बॉडी हो गई है। पहले ब्लॉक थे, अब क्या हो गए? जनरल बॉडी है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? आपको गिवन है म्यू इक्वल टू 0। जैसे ही म्यू इक्वल टू 0 बोले, फ्रिक्शन क्या हो गया? 0। और फ्रिक्शन नहीं है तो क्या ये बॉडी रोटेट करेगी क्या? नहीं। मैंने इसको रेस्ट पे लाके यहां रख दिया, ये बॉडी क्या करेगी? ऐसे फिसलते हुए नीचे चली जाएगी। यस और नो? तो बोलो फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाऊंगा। क्या बोलूंगा? एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, वेज पे रखा हुआ एंगल थीटा है, नीचे क्या लगेगा? mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या जाएगा? mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, a इज इक्वल टू g sin थीटा। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, अभी बात करते हैं कॉम्प्लिकेटेड केस। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हो रहा है? फ्रिक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है। आपको एक तो कॉमन सेंस के तरीके से आप सोच सकते हो इसमें, और एक कैलकुलेशन के हिसाब से सोच सकते हो। पहले हम कॉमन सेंस के हिसाब से देखते हैं। ठीक है भाई, मुझे बताओ, यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है। मैं कहता हूं कि फ्रिक्शन इतना है कि बॉडी स्लिप नहीं कर रही है, मतलब प्योर रोलिंग होगी। प्योर रोलिंग होगी मतलब कोई ना कोई रोटेशनल एफर्ट जरूर लग रहा होगा, है ना? रोटेशनल एफर्ट नहीं लग रहा हो तो क्या बॉडी रोटेट करेगी? नहीं करेगी ना। रोटेशनल एफर्ट है तभी बॉडी रोटेट करते हुए नीचे जाएगी। यस और नो? अब देखो, इसका mg लगता है यहां पे। यस और नो? इधर क्या लगता है? ये बॉडी किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है? बोलो भाई। सेंटर ऑफ मास, है ना? सेंटर ऑफ मास पे ही तो फोर्स लग रही है mg sin थीटा। तो बताओ, क्या mg sin थीटा का कोई टॉर्क है? नहीं है ना। mg sin थीटा का कोई भी टॉर्क नहीं है। और अगर mg sin थीटा का टॉर्क नहीं है तो mg sin थीटा तो घुमाने वाला है नहीं, कोई और ही होगा जो घुमा रहा है। मैं कहता हूं वो फ्रिक्शन है, क्योंकि और कोई फोर्स ही नहीं है। एक mg sin थीटा है और एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन है? घुमाने वाला है। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखिए, mg sin थीटा का तो है नहीं रोल। इक्वेशन तो मैं लिख सकता हूं भाई, फ्रिक्शन मैंने थोड़ी देर के लिए ऊपर fs मान लिया, mg sin थीटा नीचे लग रहा है। बोलो क्या इक्वेशन बनेगी? mg sin थीटा माइनस fs इज इक्वल टू macm। यस और नो? ये तो मैंने लीनियर इक्वेशन लिख दी। अब मैं आ गया सेंटर ऑफ मास पे, बैठ गया। बैठा, क्या दिखाई देगा? सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन दिखाई देगा। रोटेशनल मोशन दिखाई देगा, यानी कि नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब mg sin थीटा का टॉर्क तो है 0, बचा कौन? r डिस्टेंस पे लगने वाला fs। सही है ना? बोलो r क्रॉस f। r क्रॉस f कैसे घूम रही है? ऐसे ऐसे घूम रही है, और ऐसे घूमते हुए तो नीचे आ रही है। यस और नो? यानी कि फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा। बोलो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या लगेगा? r इंटू एफ एस इज इक्वल टू आई अल्फा। कोई दिक्कत? सही है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या मैंने सही मानी है? ऊपर की तरफ। यस। अरे भाई, बॉडी ऐसे घूमेगी ना, ऐसे घूम रही है तो कोई फोर्स ऐसे ही लग रही होगी, टॉर्क ऐसे ही होगा इसका। अगर मैंने फ्रिक्शन आगे मान लिया होता तो क्या होता? आर क्रॉस एफ। ये तो ऐसे घुमाने की कोशिश करता, और ऐसे तो बॉडी घूम नहीं रही ना। यस और नो? क्लियर है भाई? तो जब बॉडी फ्रिक्शन प्रेजेंट है, रोल डाउन होके नीचे आती है ना? रोल करते हुए नीचे आ रही है, रोल डाउन हो रही है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है? ऊपर है। प्रूव हो गया ना अभी अभी? सही है, ठीक, यही बात है। तो mg sin थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल टू macm। एफ एस इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। और एक सदाबहार इक्वेशन प्योर रोलिंग वाली, acm इज इक्वल टू आर अल्फा। 3 इक्वेशन है, अननोन्स है, आप सॉल्व कर लेंगे। यस और नो? अच्छा, मुझे बताइए, ओमेगा ऐसे है, अल्फा ऐसे ही है, बॉडी ऐसे ही घूम रही है, तो बोलो टॉर्क भी कहां होगा? ऐसे ही होगा। बोलो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। जो अल्फा की डायरेक्शन होती है वही तो टॉर्क की डायरेक्शन होती है।
ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि बॉडी ऐसे जाएगी तो टॉर्क भी ऐसे लगना पड़ेगा, और ऐसे टॉर्क कब लगेगा, जब फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। यस और नो, आर क्रॉस एफ। यस और नो, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। तो उधर कर देता हूं इसको थोड़ा सा, ठीक है। When body rolls down the incline, omega increases. ओमेगा इंक्रीज कर रहा है मतलब अल्फा विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, है ना। और अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन सेम है, यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, टॉर्क विल आल्सो एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो टॉर्क भी कैसा होगा, ये बॉडी ऐसे रोल करके आ रही है ना, ऐसे ऐसे, तो टॉर्क की डायरेक्शन भी यही होगी, और टॉर्क की डायरेक्शन ऐसी कब होगी, जब आर क्रॉस एफ एस ऐसे ही होगा। यस और नो, क्लियर है भाई, ठीक है। तो ओमेगा अंदर है, अल्फा अंदर है, टॉर्क भी कहां होगा, अंदर। तो फ्रिक्शन विल एक्ट सच दैट टॉर्क कहां लगे, इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अप द इंक्लाइन लगेगा फ्रिक्शन। कोई दिक्कत, कॉमन सेंस हो गई है हमारे लिए। अब आ जाओ एक और कंसेप्चुअल टॉपिक पे, ओमेगा और अल्फा से करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। बॉडी अब क्या हो रहा है, बॉडी अभी नीचे प्रेजेंट है यहां पे, और बॉडी रोल अप हो रही है, ठीक है, रोल करके ऊपर की तरफ जा रही है। देखते हैं भाई, इनिशियली ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको आराम से यहां रख दूंगा तो ये तो ऊपर जाएगी ना अपने आप। तो देखो मैंने क्या किया, ऐसे फेंक दिया बॉडी को ऐसे, ठीक है, और प्योर रोलिंग कर रही है वो शुरू से ही। बोलो ओमेगा कहां है, ऐसे ऐसे रोल कर रही है ना, तो ओमेगा हो गया ऐसे। अब बोलो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी इसका ओमेगा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, स्पीड कम हो जाएगी ना, तो ओमेगा विल डिक्रीज। और ओमेगा डिक्रीज कर रहा है मतलब टॉर्क, या मैं कहूं अल्फा कहां लग रहा है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ती है, ऑपोजिट में होते तो घटती है। ऐसे ही ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में है तो ओमेगा बढ़ता है, और ओमेगा अल्फा ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ओमेगा विल डिक्रीज। और यहाँ पे ओमेगा इज डिक्रीजिंग, यानी कि अल्फा इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यस और नो, भाई ऊपर जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि अल्फा उल्टा लग रहा है। बोलो ओमेगा तो है ऐसे, तो अल्फा कहां होगा, ऐसे। अल्फा ऐसे है तो टॉर्क भी कैसे होगा, ऐसे। सही है, बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, इनवर्ड्स। ओमेगा की आउटवर्ड्स, अल्फा उससे ऑपोजिट है, टॉर्क उससे ऑपोजिट है। बोलो आर क्रॉस एफ, फ्रिक्शन दो जगह लग सकता है ना, या तो भाई अप द इंक्लाइन या फिर डाउन द इंक्लाइन। लेट्स अज्यूम कि डाउन द इंक्लाइन लग रहा है, तो मैं कहता हूं आर क्रॉस एफ, ये तो बाहर आ गया, यानी कि फ्रिक्शन नीचे नहीं लगेगा, फ्रिक्शन अभी भी कहां लगेगा, आर क्रॉस एफ ऊपर ही लगेगा, तभी तो टॉर्क अंदर आएगा। तो बॉडी रोल अप हो रही है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। रोल डाउन हो रही है तो भी ऊपर ही लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर ही लगता है। बॉडी चाहे अपने आप रोल डाउन हो चाहे रोल अप हो, क्या होगा, टॉर्क इनवर्ड और फ्रिक्शन अपवर्ड्स, अप द इंक्लाइन लगता है हमेशा। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है भाई। या आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो, इक्वेशंस के हिसाब से कर लेंगे आप इसको, ठीक। अच्छा, अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जेई मेन में भी पूछा गया है, पुराने जेई एडवांस में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, वही क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछता हूं। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए जितना एफर्ट लगाना पड़ता है वही क्या है उसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसको मूव करवाने के लिए एफर्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर कोई बॉडी का इनर्शिया कम है तो उसको रोटेट करवाने के लिए एफर्ट भी कम करना पड़ेगा। सही है भाई, अच्छा ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये कोई केस हमने देख लिया, फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लगेगा। सही है भाई, आपको एक बॉडी दे दी, मास m, रेडियस r, ठीक है। ऐसे ही एक और बॉडी दे दी, उसका मास भी m है, रेडियस r है। एक तीसरी बॉडी दे दी, उसका मास m, रेडियस r। एक और बॉडी दे दी, उसका भी मास m, रेडियस r, ठीक है। और चार अलग अलग बॉडीज हैं, कौन सी हैं, रिंग, डिस्क,
और आपका सॉलिड स्फीयर और एक होलो स्फीयर। चार अलग अलग बॉडीज, चारों का मास सेम है, रेडियस सेम है। आपसे पूछ लिया चार बॉडीज को ऊपर रखा इंक्लाइन के और रिलीज कर दिया, सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा? कैसे बताओ? हाँ तो इनर्शिया हो गया, रीजन नीचे पहुंचने का रीजन पूछ रहा हूं। हाँ तो फिर क्या होगा? ओमेगा अपने आप, अच्छा जिसका आई कम होता है उसका ओमेगा अपने आप ज्यादा देता है। फिर देखो भाई, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल टू, गलत बता रहे हो तुम, सही डायरेक्शन नहीं है, आंसर सही है। एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए सी एम, है ना। एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, एफ एस ऊपर लग रहा है, एम ए सी एम हो जाएगा, है ना। टॉर्क लगाने वाला कौन है? ऊपर की तरफ, बोलो भाई, फोर्स लगने वाला है ना एफ एस, तो एफ एस इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, ए सी एम इज इक्वल टू आर अल्फा, याद आ गया। तो ए सी एम की वैल्यू क्या आई थी? जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, याद आ गया कुछ कुछ, ठीक है। ये बताओ, जैसे जैसे आई बढ़ेगा, आई इंक्रीजिंग, आई क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो बोलो डिनोमिनेटर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, तो ये पूरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, और ये पूरी क्वांटिटी क्या है? एसीएम। अगर आई ज्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा ना, और जिसका एक्सेलरेशन कम होता है वो नीचे जल्दी पहुंचेगा या लेट पहुंचेगा? लेट पहुंचेगा, सही है। अच्छा, जिसका इनर्शिया ज्यादा है वो लेट पहुंचता है, जिसका इनर्शिया कम है वो जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा, सही है भाई। तो बोलो, एक्सेलरेशन इज बेसिकली इनवर्सली रिलेटेड टू, सही है। और बोलो एसीएम इज ऑल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू टाइम, टाइम क्या? नीचे पहुंचने का टाइम। तो बोलो आई और टाइम क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएंगे, यस और नो? भाई ये इसके भी उल्टा रिलेटेड है, इससे भी उल्टा रिलेटेड है, तो बोलो टाइम क्या होगा? डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो जाएगा, जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा टाइम, सही है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, ये बात भी आप यूज कर सकते हो कि कितना फ्रिक्शन चाहिए या कितने म्यू की वैल्यू होगी ताकि प्योर रोलिंग हो जाए फॉर दिस केस। ये फॉर्मूला याद रख लेना। क्या? यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है ना, फॉर प्योर रोलिंग एफ एस कितना होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स, और एफ एस मैक्स क्या होगा? म्यू एम जी कॉस थीटा। तो बोलो एफ एस की वैल्यू म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई, इतना म्यू का वैल्यू होना चाहिए। कर लेंगे, ठीक। ठीक है, एफ एस हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, फ्रिक्शन हमेशा कहां लगेगा? ऊपर। बॉडी चाहे रोल डाउन हो चाहे रोल अप हो, फ्रिक्शन कहां लगता है प्रियांशी? ऊपर लगता है, ठीक है। टू फाइंड टाइम फर्स्ट फाइंड एसीएम, अगर आपको एग्जैक्टली टाइम निकालना है तो आप यहां से निकालिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास। बोलो, नीचे आने का एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम आ जाएगा, यस और नो? ठीक है, ये कुछ गलत लिखा हुआ था शायद, ठीक है। फॉर डिस्क टू परफॉर्म प्योर रोलिंग, अब जैसे हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा था ना, म्यू की वैल्यू ये वाली है ना, अब डिस्क की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, डिस्क के हिसाब से आई का वैल्यू रखा। फॉर डिस्क टू परफॉर्म प्योर रोलिंग म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा बाय 3, फॉर रिंग ऑफ सेम रेडियस एंड मास म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा बाय 2। अच्छा, यहां पे टेन थीटा बाय 3 पे ही रोटेशन होने लग जाएगा डिस्क के केस में, और टेन थीटा बाय 2 पे रोटेशन स्टार्ट होगा किसके केस में? रिंग के केस में। मुझे बताओ, फ्रिक्शन इज द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ द बॉडी, फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ द बॉडी, तो ऑब्वियसली जिसका आई ज्यादा होगा वहां पे फ्रिक्शन भी ज्यादा चाहिए होगा, यस और नो? क्योंकि आई ज्यादा है तो घुमाने के लिए फोर्स या मैं कहूं एफर्ट भी क्या होगी? ज्यादा। तो जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा वहीं पे हाई इनर्शिया वाली बॉडी प्योर रोलिंग करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, सही है। आसान भाषा में, जहां आई ज्यादा वहां पे फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा, क्योंकि वहां पे एफर्ट ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो रिंग को रोटेट करवाना आसान है कि मुश्किल है? इसलिए वहां पे फ्रिक्शन भी क्या चाहिए? सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक। ये फॉर्म, ठीक है, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा बाय 2। टेन थीटा क्या होता है?
टेंजेंट ऑफ वो एंगल जो वेज का एंगल। दैट मीन्स रिंग विल परफॉर्म प्योर रोलिंग फॉर म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 tan थीटा भी आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ ए डिस्क इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन देन रिंग मे नॉट परफॉर्म प्योर रोलिंग ऑन द वेज ऑन द इंक्लाइंड। सही बात है, बोल दिया कि डिस्क कर रही है प्योर रोलिंग, बताओ रिंग करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। अरे इसको तो रिक्वायरमेंट कम है ना, ये कर रही है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये भी करेगी। हाँ, अगर रिंग कर रही है तो सारी बॉडीज क्या करेंगी? प्योर रोलिंग जरूर करेंगी। ठीक है भाई। अब मैं कहता हूं, सोचना, सॉलिड स्फीयर इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विल परफॉर्म प्योर रोलिंग ऑन? 3 ऑप्शन दे रहा हूं, रिंग, डिस्क, होलोस्फीयर, नन ऑफ दीज। नन ऑफ। सही है, नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे जेई एडवांस में या नीट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जेई एडवांस में एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है। ठीक है, इफ आई इज मोर देन म्यू मिनिमम इज ऑल्सो हाई। मिनिमम जो म्यू चाहिए रोटेशन के लिए वो क्या है? ज्यादा चाहिए, है ना। रिंग का ज्यादा होगा तो बोलो उसके लिए फ्रिक्शन भी ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, जिसका आई कम वो आसानी से रोल करेगा। प्योर रोलिंग करवाना एफएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि फ्रिक्शन जो है वही प्योर रोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जहां पे ज्यादा इनर्शिया होगा, वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है भाई, ओके। जिसका एम आई ज्यादा उसको रोल करवाने में एफर्ट ज्यादा लगेगा। कोई भी दिक्कत है भाई इसमें? ठीक है, यहां पे आपकी वो प्रीवियस पीडीएफ जो है वो ओवर हो जाती है। ठीक है, उसमें एक आधा छोटा मोटा क्वेश्चन और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो, ये कुछ नहीं है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी हुई है आप लोगों ने, है भाई, उसी का क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया था ना, प्योर रोलिंग इजी डिफिकल्ट, रिंग को प्योर रोल करवाना डिफिकल्ट, सॉलिड स्फीयर को इजी, है ना, यही तो बात लिखी हुई पर। ठीक है, सेम बात लिखी हुई है। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने आपको रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन करने वाली बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी समझा रखी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन इज हाफ एम वी स्क्वायर, याद आ गया। फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा। सही है ना, हो गया था भाई। मास की जगह ये, वेलोसिटी की जगह ये, दोनों अलग अलग ऐड होती है ना। ये भी होगी अगर बॉडी दोनों टाइप के मोशन कर रही है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, तो हाफ एम वी स्क्वायर भी लिखेंगे और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लिखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, बॉडी यहां है, u 0, ओमेगा 0, काइनेटिक एनर्जी 0, यू आई देखेंगे। ये रोटेट करते हुए यहां आ जाती है। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग। सही है, और फ्रिक्शन क्या है? सफिशिएंट है। सफिशिएंट है मतलब इतना ज्यादा है कि स्लिपिंग नहीं होगी, और स्लिप नहीं होगी मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा। जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है तभी तो एनर्जी का लॉस होता है। जब आप हाथों को रगड़ते हैं तभी तो हाथ गर्म होते हैं ना। ऐसे ऐसे करोगे तो हाथ गर्म होंगे क्या? क्योंकि यहां पे कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन में एनर्जी का लॉस नहीं। ठीक है भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन इज कंजर्वेटिव, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और जब ये यहां से कुछ h हाइट नीचे आ जाती है प्योर रोलिंग करते हुए, तो आपको बताना है कि फाइनल वेलोसिटी वगैरह इसकी क्या हो। तो भाई ओरिजिनली हाइट कितनी है? h, तो मैंने इसको रेफरेंस लेवल मान लिया। ठीक है, ये मेरा u 0 लेवल हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी 0 का लेवल हो गया। तो बोलो इससे h हाइट ऊपर कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी? mgh। तो ui इज इक्वल टू mgh। क्या कोई एनर्जी लॉस करवाने वाला है? क्या कोई एक्सटर्नल एजेंट है? नहीं है ना। तो क्या रहेगा? एनर्जी कंजर्व रहेगी। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल। सही है भाई। अच्छा, ये बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम का एक्सटेंशन होता है ना, कोई बात नहीं है। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, इससे करके देख लो। इनिशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। बोलो, इनिशियल एनर्जी काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल, 0 काइनेटिक, पोटेंशियल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। बोलो यूएफ 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर
आई ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? आंसर आ जाएगा आपका। कैसे आ जाएगा? आई की वैल्यू आपको पता हो जाएगी, जो भी आपको बॉडी रखी है, लेट्स से रिंग है या कोई भी है, तो उसका आई रख देंगे। और फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, दैट मींस प्योर रोलिंग होगी, यानी कि VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसकी जगह आर ओमेगा रख देंगे, सिर्फ ओमेगा बचेगा पूरी इक्वेशन में अननोन। ओमेगा आया, VCM इक्वल टू आर ओमेगा से फिर VCM आ जाएगा। कोई दिक्कत? यही बात है, ठीक है। अगर आप क्या लगाना चाहो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहो, तो W ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0। क्या यहाँ पे विस्कस फोर्स है क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या? तो ये 0। एक्सटर्नल एजेंट 0। आप कहोगे सर यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन तो लग रहा था, फोर्स तो लगी रही थी। अरे भाई सोच के देखो, बॉडी क्या कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉडी क्या कर रही है? प्योर रोलिंग। क्या ये पॉइंट स्लिप कर रहा है? फ्रिक्शन तो इसी पॉइंट पे लग रहा है ना, और जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। भाई वर्क डन कब होता है? जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हो। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, जब वो पॉइंट डिस्प्लेस होता है, तभी तो वर्क डन मानते हैं। यहां पे फोर्स तो लग रहा है, लेकिन क्या इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? प्योर रोलिंग में इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा इस केस में? 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वो सीढ़ियों पे चढ़ने वाला केस था, जैसे ये पैर मूव कर रहा है सीढ़ी पे चढ़ते टाइम, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इस पे लग नहीं रहा क्योंकि ये हवा में है। इस पे लग रहा है, ये मूव नहीं कर रहा, फिर मैं ये पैर रख के ये पैर उठाऊंगा तो बोलो इस पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा, ये मूव कर रहा। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पर फोर्स नहीं लग रहा था। वही बात यहां हो रही है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वहां का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, और जो मूव कर रहे हैं पॉइंट्स उन पे फोर्स नहीं लग रहा। दैट मींस यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या रहेगा? 0 रहेगा। आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। सही है भाई? कोई दिक्कत? mgh इज इक्वल टू mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या दे रखा है? ए बॉडी ऑफ मास m रेडियस r इज गिवन एन इनिशियल स्पीड v नॉट एट द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइन। एक इंक्लाइन के बॉटम पे क्या कर दिया? एक मास m रेडियस r वाली बॉडी को क्या कर दिया? इनिशियल स्पीड दे दी v नॉट, है ना, नीचे से ऐसे धक्का मार दिया उसको v नॉट का। The body reaches a maximum height of 3v naught square by 4g with respect to initial position. Initial position से कितना ऊपर जाती है? 3v naught square by 4g by performing pure rolling. Find type of the body. Type of body निकालना है, मतलब बेसिकली आई निकालना है अब की बार आपको, है ना? ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां पे देखिए, इस तरह का इंक्लाइन है, बॉडी यहां है, ये रेफरेंस लेवल हो गया, यहां से इसको इनिशियल कितना वेलोसिटी दे दिया? v नॉट। ठीक है, तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी हो गया v नॉट। बॉडी लेट्स से यहां पहुंच गई। व्हाट इज दिस हाइट? सही है ना? ठीक है, बॉडी का मास m है, रेडियस r है। कोई दिक्कत? सही है, बोलो क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? एक्सटर्नल एजेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन लागू रहेगा। इनिशियल एनर्जी बोलो, ये रेफरेंस लेवल है, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। भाई शुरू से ही क्या हो रहा है? प्योर रोलिंग हो रही है ना, प्योर रोलिंग हो रही है, दैट मींस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लगेगा, और प्योर रोलिंग है तो फिर VCM को आप आर ओमेगा ले सकते हो, है ना, या फिर ओमेगा को VCM बाय आर लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है ना, VCM क्या था? v नॉट। कोई दिक्कत? ठीक है, इज इक प्लस 0। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, फाइनली बॉडी रुक गई ना, मैक्सिमम हाइट में पहुंच गई। मैक्सिमम हाइट मतलब रुक गई है वहां पे, तो रोटेशनल एनर्जी क्या हो चुकी है? दोनों 0। और कितना हो जाएगा? mgh। h की जगह क्या लिखूंगा? इस पूरी इक्वेशन में v नॉट आपको पता है, ओमेगा की जगह आप क्या लिख देंगे? v नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी, सब कुछ पता है आपको। आई की वैल्यू कितनी आ जाती है? mr स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी। डिस्क हो गया था कुछ क्वेश्चन में? देखने में मुश्किल है, इजी क्वेश्चन है। नीट में रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस में से एक होगा ये, और जेई मेन में भी आ सकता है अब दोबारा इस तरह का क्वेश्चन।
और जे एडवांस में बहुत इजी वाले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है भाई, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा I इज इक्वल टू mr²/2। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है ये टॉपलिंग। टॉपलिंग मतलब पलटाना होता है। अभी करना है या नहीं करना है, कल करोगे? है? कितने लोग अभी करना चाह रहे हैं, हाथ उठाओ। 1 2 3 बस 4, ओनली 4 स्टूडेंट्स, 5 ओके। और कितने लोग बैठे हैं? तो मेजॉरिटी हार गई, सॉरी मेजॉरिटी जीत गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर इसको कल करोगे पक्का? मैं सोच रहा था लास्ट लेक्चर हो जाता, चलो कोई बात नहीं, फिर वी विल डू इट टुमारो देन। ठीक है, मॉड्यूल में यू कैन बेसिकली डू एवरीथिंग एक्सेप्ट टॉपलिंग। ठीक है, टॉपलिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, और बहुत एडवांस क्वेश्चन भी टॉपलिंग से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जेई एडवांस में जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है हो सकता है कि वो टॉपलिंग से पूछे जाए। ठीक है भाई, और वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जो रोटेशनल मोशन से आएगा वो तो भैया किसी से नहीं होता, देखो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, जेई एडवांस की बात कर रहा हूं मैं। चलो, आई विल सी यू देन लेटर टुमारो।